Myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, Problem and Problem Solving, part 2. In last session, student, we learned flowchart symbol. Now in this session we are going to learn example of flowchart. Till now we have learned what a flowchart is and also look at some of the symbol used in it. Let us now solve some problem by creating flowchart. So the problem 1, student, same problem is given in your Darpan page number 264. So you can see in Darpan also problem 1, the fitting charge of tile is rupees 10 per square feet. Now assume that the problem is to find the total cost of fitting tile on the rectangular shape town hall floor. So what is the solution for that, student? So solution is to find the total cost of fitting the tiles. We have to first need to find the area of the फ्लोर. स्टूडेंट यहाँ पे जो चार्ज दिया है ये पर स्क्वायर फीट का चार्ज है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग को जहाँ पे ये टाइल फिट कर रहे हैं वहाँ का एरिया फाइंड आउट करना जरूरी है. तो ये फर्स्ट स्टेप रहेगा. उसके बाद एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एज वी नो इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड. हेंस इफ वी नो द लेंथ एंड ब्रेड वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर हमें लेंथ और ब्रेड पता है तो ही हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. So the formula to compute the area of the floor can be given as area equal to length into breadth. तो हमें ये formula के through area find out करना है. Next, to find the total cost of fitting the tiles, we multiple cost of fitting per square feet of tiles with the area of the floor. The formula for compute the total cost, that is cost equal to area into 10. तो एक बार हमें एरिया मिलेगा स्टूडेंट, तो वो जो एरिया है उसको 10 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट है, तो उस हिसाब से हमें कॉस्ट मिलेगी, राइट. सो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी रिक्वायर 4 वेरिएबल. अगर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो हमें टोटल वेरिएबल कितने चाहिए? तो एक एरिया नाम का, एक लेंथ, एक ब्रेड और एक कॉस्ट. ये 4 वेरिएबल चाहिए, राइट. बिफोर वी कंटिन्यू फर्दर लेट अस फर्स्ट डिफाइन द टर्म वेरिएबल एज इट विल बी यूज इन ऑल फ्लो चार्ट. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वेरिएबल को डिफाइन करेंगे. और वेरिएबल मतलब क्या? तो वेरिएबल इट मीन्स एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन बी असाइन एंड चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस. वेरिएबल इट मीन्स वी कैन असाइन द वैल्यू, उसको हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं और एग्जीक्यूशन के वक्त उसमें चेंज करते हैं. द फ्लो चार्ट टू फाइंड कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टाइल्स ऑन द फ्लोर इज शोन इन फिगर. तो उन्होंने उसका फ्लो चार्ट बनाया स्टूडेंट. अब एक्चुअली ये आपको एग्जाम में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको समझना है. Because in 10th standard there is only MCQ, there is no long question answer. So you just understand it student कि कौन सी चीज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, that is important. इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, ओवल शेप का सिंबल कौन सा है, पैरेललोग्राम सिंबल कौन सा है, रेक्टेंगल सिंबल कौन सा है, कनेक्टर सिंबल कौन सा है, डिसीजन मेकिंग सिंबल कौन सा है. ये सारे सिंबल अगर आप याद रखोगे तो एमसीक्यू आपको इजी लगेंगे. और ये सारी चीज सिर्फ आपको समझनी है, इसका कोई भी प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, ना ही इसको आपके बुक में सॉल्व करना है. जस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके, सो यहाँ पे देखना स्टार्ट हो गया प्रोग्राम. इसके बाद हमें इनपुट कौन कौन से चाहिए तो लेंथ और ब्रेड चाहिए थे स्टार्टिंग में. उसके थ्रू हम लोग को क्या मिला? तो एरिया मिला. एरिया के बाद हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू 10. अब ये दोनों प्रोसेस है हमारे, इसलिए इसको रेक्टेंगल शेप में लिखा गया. और ये हमारा इनपुट और आउटपुट है, इसके लिए इसको पैरेललोग्राम में लिखा गया. ओके स्टूडेंट, ओके. आफ्टर दैट observe that the value 10 in expression cost is equal to area into 10. Here 10 is known as a constant. It is as an entity whose value once assigned remain fixed and cannot be changed during the entire process. The solution that we have created in flowchart shown in figure 9.8 can only be used in the cases where the cost of fitting 1 square feet tile is rupees 10. If the cost of fitting the tile changes, the above solution will not work. अगर हम लोग ने 10 रुपीज कॉस्ट जो है वो चेंज कर दी तो ये प्रोसेस वर्क नहीं होगा, बिकॉज इसमें हम लोग ने प्रोसेस के वक्त इनपुट किया है कि एरिया इंटू 10. समझ में, इसीलिए ये वर्क नहीं होगा. तो इफ द कॉस्ट ऑफ फिटिंग द टाइल चेंजेस द अबव सॉल्यूशन विल नॉट वर्क. A generalized solution the above problem is given below.
तो उसके लिए दूसरा सॉल्यूशन क्या दिया उन्होंने, तो इनपुट लेंथ, ब्रेड एंड कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। तो हर बार हम लोग अगर कॉस्ट पर स्क्वायर फीट चेंज करते रहेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। इसमें जो प्रॉब्लम आया जैसे 10 रुपीज़, ये फिक्स अमाउंट रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे तो हम लोग उसको इनपुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग हर वक्त अलग अलग प्राइस डाल के इसका आउटपुट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आफ्टर दैट ऑब्जर्व द फ्लो चार्ट इन फिगर 9.9, यानी ये फ्लो चार्ट में हियर वी हैव यूज 5 वेरिएबल इंस्टेड ऑफ 3। उसके बाद हम लोग कितने वेरिएबल यूज किए, तो 5 वेरिएबल, 1 2 3 4 एंड 5। The variable cost per square feet is now used to store the value of cost for fitting 1 square feet of tiles. With every run now we may change the value and we will now able to get the output table 9.1 list. तो हर वक्त हम लोग को ये अलग अलग आउटपुट वहाँ से मिलेगा। लेंथ ब्रेड भी चेंज करेंगे, इवन हम लोग कॉस्ट पर स्क्वायर फीट भी चेंज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें ये आउटपुट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रॉब्लम 2। Suppose you have a very nice and round cricket ground at the city sports center. Okay, the authority wants to make fencing surrounding this ground. They also want to cover the total surface with a lawn. The authority wants to know how many meters the total fencing will run into. They also want to know the total surface area of the ground that needs to be covered with lawn. स्टूडेंट, अब इन लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो ये टोटल ग्राउंड को सराउंडिंग में लॉन लगाना है, उसको फेंसिंग करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले उनको ग्राउंड की एरिया भी फाइंड आउट करना है, राइट। उसके अलावा तो इसमें क्या क्या करना है, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, राइट। पेरीमीटर इसके लिए चाहिए बिकॉज हम लोग को फेंसिंग करना है। द फॉर्मूला to find out area of the circular ground is area equal to pi into r square। अभी पाई क्यों, तो हम लोग का ये जो ग्राउंड है स्टूडेंट, ये क्रिकेट ग्राउंड जो है ये राउंड शेप में है, राइट। तो पाई इंटू आर स्क्वायर। सिमिलरली पेरीमीटर अगर हम लोग को फाइंड आउट करनी है तो 2 इंटू पाई इंटू आर। हियर वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, दैट इज बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पाई। Thus, to solve this problem, we need to 3 variable: radius, area, perimeter. The formula that we will use in the flowchart to calculate area, perimeter given below. तो ये दो फॉर्मूला स्टूडेंट हम लोग को फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग को इनपुट क्या देना है, तो एक रेडियस ही इनपुट देना है, बाकी सारा कैलकुलेशन है। तो इनपुट में रेडियस हम लोग ने डालेंगे, उसके बाद एरिया हम लोग को मिलेगा 3.14 इंटू आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को एरिया आने के बाद पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2 इंटू पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 3.14 इंटू आर। तो हम लोग को ये दोनों एरिया और पेरीमीटर को हम लोग डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग के क्रिकेट ग्राउंड का जो फेंसिंग और लॉन है वो दोनों इस बेसिस पे हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ना our next problem is problem 3. Mrs. Janvi has borrowed a loan of rupees 35,000 at the rate of 11.5% from a bank for a 6 year. Mrs. Janvi ने 35,000 रुपीज़ इंटरेस्ट रेट 11.5% से 6 साल की ले लिए, राइट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट दैट शी विल हैव टू पे टू द बैंक। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है जो वो बैंक को पे करने वाली है, राइट। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट, द फॉर्मूला टू कंप्यूट सिंपल इंटरेस्ट I on a loan principal amount P at an interest rate of R for n years, right। तो इसके लिए फॉर्मूला है I इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100। ओके स्टूडेंट, अभी P यानी क्या, तो P यानी द प्रिंसिपल अमाउंट, R यानी रुपीज एंड R यानी नंबर ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड n यानी नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पे कैसे जाएगा, 35,000 इंटू 11.5 इंटू 6 डिवाइड बाई 100। तो जो आंसर आएगा वो आपका रहेगा सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट किया प्रोग्राम, फिर इनपुट के बाद पैरेललोग्राम सिंबल यूज किया है हम लोग ने, शेप इनपुट PRN, फिर फॉर्मूला लिखा जिसके लिए प्रोसेस रेक्टेंगल शेप I इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन डिवाइड बाई 100, और फिर आउटपुट चाहिए इसलिए प्रिंट I।
Okay, now next problem, assume that you want to find out the youngest student amongst two students. The input in this case will be age of the student. ओके स्टूडेंट, अभी हम लोग को दो स्टूडेंट है, उसमें से जो यंगेस्ट स्टूडेंट है उसका एज फाइंड आउट करना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग को दोनों स्टूडेंट का एज इनपुट करना होगा, दोनों स्टूडेंट के एज की कंपैरिजन करनी होगी। उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों स्टूडेंट में से यंगेस्ट कौन है, या दोनों स्टूडेंट सेम एज के हैं, या दोनों स्टूडेंट में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले टेक द एजेस ऑफ द बोथ द स्टूडेंट, हम लोग को दोनों स्टूडेंट की एज लेनी है। लेट इट बी असाइन टू वेरिएबल एज 1 एंड एज 2, और इसको हम लोग नाम क्या देंगे वेरिएबल को, एज 1 और एज 2 नाम देंगे। नाउ कंपेयर द वैल्यू ऑफ एज 1 विथ एज 2, और एज 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे एज 2 के साथ, यानी एक स्टूडेंट्स के एज को हम लोग कंपेयर करेंगे दूसरे स्टूडेंट्स के एज के साथ। इफ बोथ वैल्यूज आर सेम, अगर दोनों वैल्यूज सेम आए, देन वी हैव टू स्टूडेंट्स विथ सेम एज, तो हम लोग को ये रिजल्ट मिलना चाहिए कि दोनों स्टूडेंट सेम एज के हैं। अगर हेंस बोथ कैन बी कंसिडर एज यंगेस्ट, और उसमें हम लोग को दोनों यंगेस्ट हैं, ये रिजल्ट मिलेगा। इफ द वैल्यू ऑफ एज 1 इज लेस देन एज 2, अगर स्टूडेंट 1 की एज स्टूडेंट 2 के एज से कम है, देन फर्स्ट स्टूडेंट इज यंगेस्ट, तो इसमें रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट स्टूडेंट यंगेस्ट है। अदरवाइज सेकेंड स्टूडेंट इज यंगेस्ट, अगर ऐसा नहीं है तो सेकेंड स्टूडेंट यंगेस्ट है। तो इसको हम लोग ने फ्लो चार्ट के थ्रू कैसे सॉल्व किया स्टूडेंट, देखना। स्टार्ट किया प्रोग्राम, इनपुट के वक्त पैरेललोग्राम स्टेप यूज किया, फिर इसमें इनपुट एज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, राइट, उसको एज 1, और इनपुट द एज ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, उसको एज 2। और ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, इसलिए इसमें से आउटपुट जनरेट क्या होंगे, चांसेस क्या क्या है, या तो सेकेंड स्टूडेंट यंगेस्ट हो सकता है, या तो फर्स्ट स्टूडेंट यंगेस्ट हो सकता है, या तो दोनों यंगेस्ट हो सकते हैं, राइट। तो इसमें तीन कंडीशन, या तो एज 1 लेस देन एज 2 हो सकता है, एज 1 ग्रेटर देन एज 2 हो सकता है, या एज 1 इक्वल टू एज 2 भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी एक आउटपुट वहाँ पे आ सकता है, राइट स्टूडेंट, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5, लेट अस ट्राई टू फाइंड यंगेस्ट अमंग 3 स्टूडेंट। अभी सेम चीज, अगर 3 स्टूडेंट है आपके पास, तो 3 स्टूडेंट में यंगेस्ट कौन सा, इसके लिए फाइंड आउट करना है। तो इसमें स्टूडेंट कंडीशन कौन कौन से हो सकते हैं, तो चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। टेक द एज ऑफ 3 स्टूडेंट, सबसे पहले हमें तीनों स्टूडेंट का एज कंसिडर करना है। लेट इट बी असाइन टू वेरिएबल, और उसको कौन कौन से नाम से हम लोग ने असाइन किया वेरिएबल नेम, एज अंडरस्कोर 1, एज अंडरस्कोर 2 और एज अंडरस्कोर 3, राइट। नाउ कंपेयर द वैल्यू ऑफ एज अंडरस्कोर 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहले यहाँ पे इनपुट देखना आप स्टूडेंट, इसको मैं थोड़ा सा लार्ज करता हूँ। तो एज 1, एज 2, एज 3 इसको एज अ इनपुट कंसिडर किया है। उसके बाद पहले एज 1 और एज 3 में कंपैरिजन की, फिर एज 1 और एज 2 में कंपैरिजन की, फिर एज 1 और एज 3 में कंपैरिजन। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, सपोज मान लो कि एज 1 और एज 2 में कंपेयर करने का, अगर एज 1 एज 2 से छोटा है तो उसकी कंपैरिजन एज 3 के साथ होगी, और एज 1 अगर एज 2 से बड़ा है तो इसमें एज 3 के साथ कंपैरिजन होगी, राइट। यानी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट से इसमें रिजल्ट क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट। तो आपके दर्पण के अंदर पेज नंबर 267 देखना, तो उसमें और क्लियरली आपको समझ में आएगा यहाँ पे चांसेस क्या क्या है। तो फर्स्ट स्टूडेंट यंगेस्ट हो सकता है, या सेकंड स्टूडेंट यंगेस्ट हो सकता है, या थर्ड स्टूडेंट यंगेस्ट हो सकता है, तीनों में से एक स्टूडेंट यंगेस्ट होगा, या तो रिजल्ट आ सकता है कि सारे स्टूडेंट की एज सेम है, राइट। ओके स्टूडेंट, एक बार आप दर्पण में भी देख लेना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। नाउ आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 6। लेट अस फर्दर मॉडिफाई प्रॉब्लम 5 टू फाइंड आउट द यंगेस्ट स्टूडेंट फ्रॉम अ क्लास विथ एनी नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ये प्रोग्राम ऐसा बोला स्टूडेंट कि क्लास में पता नहीं कितने स्टूडेंट है, पर उसमें से हम लोग को यंगेस्ट स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। तो द स्टेप्स मेंशन बिलो इज यूज्ड इन आवर प्रॉब्लम, दैट इज चूज फॉर स्टूडेंट वॉट एवर हिज एज, एज्यूम दैट इट इज मिनिमम। तो पहले सबसे पहले स्टूडेंट को चूज करेंगे, उसकी जो भी एज हो उसको, और उसकी मिनिमम एज हम लोग को एज्यूम करके चलिए। सेकेंड स्टेप होगी, नाउ चूज अनदर स्टूडेंट एंड कंपेयर हिज एज विथ वन दैट हैज़ बीन मेंशन एज हैविंग मिनिमम एज, और उसके एज को हम लोग जो प्रीवियस स्टूडेंट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। इफ न्यू स्टूडेंट चूजन इज यंगर
we now make his age as a minimum as and discard the old student age. अगर हम लोगों ने जो सेकंड टाइम जो स्टूडेंट लिया उसकी एज पहले से कम आई यानी वो यंगर रहा तो पहले स्टूडेंट को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे और उसको आगे कंटिन्यू एज अ मिनिमम एज के लिए कंसिडर करना है, राइट। फिर स्टेप 4 बताएगी इफ बोथ द स्टूडेंट्स हैव द सेम एज देन वी डिस्कार्ड द न्यू स्टूडेंट एज एंड एज्यूम दैट ओल्ड स्टूडेंट एज इज स्टिल मिनिमम। अगर सपोज ये दो स्टूडेंट के सेम रही तो जो तीसरा स्टूडेंट आएगा उसकी एज इनके साथ चेक होगी, अगर उसकी एज ज़्यादा हुई तो उसको डिस्कार्ड करेंगे और इनकी एज एज अ मिनिमम करके आगे रिपीट होगी, कंटिन्यू होगी, राइट। आफ्टर दैट वी रिपीट स्टेप 3 and 4 till we get the student that has youngest age। ये स्टेप्स हम लोग कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक हमें यंगेस्ट एज का स्टूडेंट नहीं मिलता तब तक। तो व्हेन वी रिपीट द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर मोर देन वन टाइम इट इज़ कॉल्ड लूप। और अगर हम लोग एक स्टेटमेंट एक से ज़्यादा बार कंटिन्यू कॉल करते रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं, ओके। तो उस हिसाब से स्टूडेंट यहाँ पे ये फ्लो चार्ट समझाए गए हैं, इवन आपके बुक में भी दिया गया है कि इनपुट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने उतने डालना है और कॉल इट मैक्सिमम नंबर, दो वेरिएबल ये। फिर काउंट एक एक से ये काउंट बढ़ते जाएगा, काउंट स्टूडेंट प्लस होते रहेगा कब तक, जब तक नंबर ऑफ स्टूडेंट कंप्लीट नहीं होते तब तक, राइट। तो इनपुट द एज ऑफ स्टूडेंट एंड कॉल इट एज। फिर हम लोग को हर एक स्टूडेंट की एज लिखनी है, फिर एज को हम लोग जो मिनिमम स्टूडेंट की एज है उसके साथ कंपेयर होगा, अगर वो सेम हुई तो आगे वाले स्टूडेंट को काउंट करना है। ऐसे कब तक सॉरी ऐसे तब तक चलेगा जब तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास के कंप्लीट ना हो जाए तब तक। फिर इनमें से जो रिजल्ट आएगा वो आपका मिनिमम एज का स्टूडेंट यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस नाउ सॉल्व वन मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अभी हम लोग को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम देखना है, उसमें क्या करना है, तो एज्यूम दैट वी वांट टू फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। हम लोग को पहले 50 नंबर्स तक के जितने भी ऑड नंबर हैं उसका सम करना है, राइट। तो दिस इज वी वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ, लाइक उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे, राइट। तो ये अभी फ्लो चार्ट के थ्रू किस तरीके से सॉल्व होगा ये देखना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे, तो एज्यूम दैट यू हैव 2 बॉक्सेस। एज्यूम करो कि आपके पास 2 बॉक्स हैं, वन इन योर लेफ्ट हैंड एंड अदर इन योर राइट हैंड। एक आपके लेफ्ट हैंड में है, एक आपके राइट हैंड में है। नाउ पुट वन मार्बल इन द लेफ्ट बॉक्स, एक मार्बल आपको लेफ्ट बॉक्स में डालनी है, एंड देन एम्प्टी इट इन द बॉक्स ऑफ योर राइट हैंड, और उसको हम लोग को राइट हैंड के बॉक्स में पुट करनी है। नाउ अगेन पुट 3 मार्बल इन बॉक्स योर लेफ्ट हैंड एंड ट्रांसफर मार्बल इन द बॉक्स ऑफ योर राइट हैंड। मतलब ये कंटिन्यू ऐसे, एक मार्बल लेफ्ट में डाली उसको राइट में पास करो, वापस 3 डालो, वापस उसको लेफ्ट राइट में पास करो, वापस 5 डालो, वापस उसको राइट में पास करो। ऐसे कब तक करेंगे स्टूडेंट? So what will happen? The box in your right hand contains a total number of 1 + 3 marble. If we repeat this process continue till 99 marble, we will get the sum of 1 + 3, okay, 15 odd number का हम लोग को sum मिलेगा, right? So note that we had assumed that the box is in our right has was initially empty, और हम लोग को ये assume करके चलना है कि जो हम लोग के right hand side का जो box है वो initially empty है। With similar analogy, we have taken 2 variables, number and sum. The variable num is initialized with value 1 and the variable sum is initialized value 0. हम लोग ने 2 वेरिएबल लिए, एक नंबर और एक सम। नंबर में हम लोग ने वैल्यू पास की 1 और सम में रखा बाय डिफॉल्ट 0. The variable number is incremented by 2, और वेरिएबल जो नंबर है 1 उसको हम लोग ने 2 से इंक्रीज करना है at iteration of the loop, continue loop में, and is added to sum, और उसको sum के साथ ऐड करते जाना है। thus the value of variable num become 1 3 5, इस तरीके से तो 2 से वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी। तो the statement sum equal to sum plus num keep on adding the values of variable num into sum till loop end। ये कब तक करना है हम लोग को? जब तक लूप एंड नहीं होता, मतलब लेस देन 100 तक ये कंटिन्यू प्रोसेस होते रहेगी। फाइनली हमें एक सम मिलेगा कि 1 to 99 में कितने नंबर की एडिशन होती है। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टैंड ना। Our next example is, let us now have a look at 2 different ways of exchanging value of 2 variable।
अब ये प्रोग्राम में हम लोग को वैल्यू एक्सचेंज करनी है, यानी सपोज एग्जांपल a की वैल्यू है a इक्वल टू 10, b की वैल्यू है b इक्वल टू 20, उसको एक्सचेंज करना है। a की वैल्यू 20 होनी चाहिए और b की 10 होनी चाहिए फिर से। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप, टेक टू वेरिएबल से a एंड b, दो वेरिएबल लेने हैं, एक a और दूसरा b। इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ आइदर a और b बाय एनी अदर वैल्यू, द ओरिजिनल वैल्यू स्टोर इन देम विल बी लॉस्ट। अगर हम लोगों ने कोई भी वेरिएबल में नई वैल्यू डाली तो जो प्रीवियस वैल्यू है वो लॉस्ट होने के चांसेस हैं। तो उसके लिए क्या करना है, देयरफॉर वी हैव टू यूज एन एक्स्ट्रा वेरिएबल c। तो इसके लिए हम लोग ने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया, उसका नाम लिखा c। टू मेक श्योर दैट द वैल्यू ऑफ a इज रिटन वी फर्स्ट ट्रांसफर इट टू c। और हम लोग a की वैल्यू जब चेंज करनी है उसके पहले वो a में जो वैल्यू है उसको हम लोग c को ट्रांसफर कर देंगे। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आपके पास दो ग्लास है, दो ग्लास में एक में माजा है, एक में थम्सअप है। अब आपको क्या करना है, जो थम्सअप में है, थम्सअप है उसको माजा वाले ग्लास में डालना है, जिसमें माजा है उसको थम्सअप वाले ग्लास में डालना है। तो उसके लिए आपको थर्ड ग्लास लगेगा। विदाउट थर्ड ग्लास आप ये एक्सचेंज कर सकते हो क्या कोल्ड ड्रिंक्स? नहीं। तो आप क्या करोगे, थर्ड ग्लास लेके जो माजा है उसको थर्ड ग्लास में डाला, फिर जो थम्सअप था उसको माजा वाले ग्लास में डाला, फिर जिसमें माजा डाला था थर्ड ग्लास में उसको आपने एक्सचेंज करके वापस थम्सअप वाले ग्लास में डाल दो। इस तरीके से स्टूडेंट आपने दोनों कोल्ड ड्रिंक्स फ्लेवर को एक्सचेंज किया है। सेम थिंग वी हैव टू अप्लाइड ओवर हियर। हमें क्या करना है, तो a और b के अंदर वैल्यू है, c वेरिएबल को यूज करके उसको एक्सचेंज करना है, राइट। तो फिगर 9.17 gives a flowchart of the same problem but it does not have an additional variable, rather it perform addition or subtraction and interchange the value। देखो इसको दोनों तरीके से हो सकते हैं, अगर हम लोग को थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है फिर भी, और थर्ड वेरिएबल यूज करके भी। तो सबसे पहले दो वैल्यू इनपुट किए, a इक्वल टू सी की वैल्यू a की वैल्यू c में ली, a को b में डाला, b को c में, तो ये वैल्यू एक्सचेंज हो गए, प्रिंट ab। अगर मान लो कि ये c थर्ड वेरिएबल नहीं लेना है हमें, तो क्या करना है, तो a इक्वल टू a प्लस b। देखो ये मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ स्टूडेंट, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। a इक्वल टू है 10, b इक्वल टू है 20। अब यहाँ ये वाला तो आपको समझ में आया होगा कि क्या किया इन्होंने, c इक्वल टू a, c इक्वल टू a करने के बाद a की वैल्यू होगी 10, फिर उन्होंने लिखा a इक्वल टू b, तो b में वैल्यू है 20 तो a की वैल्यू होगी 20, और लिखा है बाद में b इक्वल टू c, तो b इक्वल टू c यानी c के अंदर है अभी 10 तो 10। तो जो a और b की वैल्यू थी वो एक्सचेंज हो गई स्टूडेंट। अब देखना बाद में यहाँ पे क्या किया है, तो a इक्वल टू a प्लस बी, a इक्वल टू a प्लस बी, a की वैल्यू है, इसको फिलहाल भूल जाते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू a प्लस बी, तो 10 प्लस सॉरी a इक्वल टू होगा 30। फिर उन्होंने बोला है b इक्वल टू a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 30 माइनस b की वैल्यू है 20, तो b रहेगा आपका 10। फिर बोला है a इक्वल टू a माइनस बी, तो a इक्वल टू a की वैल्यू है 30 माइनस बी, बी की वैल्यू है 10, तो a हो जाएगा आपका 20। तो वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20, b की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट आपकी 10। तो विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल भी इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट, स्वैपिंग वाला प्रोग्राम, इसको बोलते हैं स्वैपिंग करना या एक्सचेंज करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ फ्लो चार्ट। एडवांटेजेस क्या है, वॉट एवर टूल्स वी यूज दे हैव सम एडवांटेज। कोई भी टूल हम लोग यूज करते हैं तो उसके कुछ एडवांटेज रहते हैं, तो डिसएडवांटेज भी रहते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, तो फ्लो चार्ट इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, इट ऑल्सो हैज एन सम बेनिफिट ऑल्सो, और ड्रॉबैक्स भी है। तो पहले बेनिफिट क्या है, तो एज इट प्रोवाइड पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्यूशन, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी हम लोग को चीज़ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में मिलती है तो हम लोग उसको इजीली समझ सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज, इट प्रोवाइड अ कन्वीनियंट एड फॉर राइटिंग कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, और एक प्रॉपर कन्वीनियंट टूल है जिससे हम लोग को इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए ईजी लगता है। थर्ड एडवांटेज, इट असिस्ट द प्रोग्रामर इन रिव्यूइंग एंड
रिव्यूइंग एंड करेक्टिंग द सॉल्यूशन स्टेप, इसमें अगर प्रोग्रामिंग कुछ मिस्टेक करता है तो उसको वो रिव्यू कर सकता है और उसको करेक्ट भी कर सकता है। देन फोर्थ स्टेप, इट हेल्प्स इन डिस्कशन ऑफ डिफरेंट मेथड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। दिस इज टर्न प्रोवाइड अस अ फैसिलिटी टू कंपेयर देम एक्यूरेटली, और इसकी वजह से आपके जो मिस्टेक्स होने के चांसेस है वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं स्टूडेंट, और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, राइट। अभी इसके ड्रॉबैक क्या है, तो ड्राइंग ऑफ फ्लो चार्ट फॉर अ लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन टाइम कंज्यूमिंग एंड लेबोरियस, राइट। अगर कभी भी हम लोग फ्लो चार्ट के थ्रू जाएंगे तो इसके लिए टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, और ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम, मतलब काफ़ी बड़ा इसमें टाइम भी जाता है, राइट, काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। Second, as a flowchart consists of symbol, any changes or modification in the program logic will most of the time require a new flowchart to be drawn. अगर हम लोग ने कोई सिंबल गलत ड्रॉ कर दिया तो हम लोग को फिर से पूरा चार्ट ड्रॉ करना पड़ता है, ये एक ड्रॉबैक हो गया। देन नेक्स्ट ड्रॉबैक, देयर आर नो स्टैंडर्ड स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ डेटा दैट शुड बी शोन इन अ फ्लो चार्ट। अगर हम लोग कोई भी फ्लो चार्ट ड्रॉ करते तो उसमें कोई भी डिटेल हम लोग नहीं देते। हेंस flowchart for a given problem although with similar logic may vary in terms of data shown, और उसकी वजह से flowchart में हम लोग सिमिलर लॉजिक अप्लाई करके सिर्फ वैल्यू उसकी जो है वो चेंज करना डिफिकल्ट है, हम लोग को हर बार लॉजिक भी उसमें बार बार चेंज करके नया नया flowchart ड्रॉ करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, हियर योर flowchart टॉपिक इज completed. In next session we will start algorithm. Till here, if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students, have a good day.